देखो बेटा, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट इलिस्ट्रेशन टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। लेट अस हैव टू कंडक्टर्स विद सरफेस S1 एंड S2। ये कहता है कि हमने सपोज कर लिया कि दो कंडक्टर्स जिसके सरफेसेस S1 और S2 हैं आपके पास हैं। S1 इज़ कम्प्लीटली कंटेंड इन S2, कि S1 है वो कंटेन है किसके अंदर, S2 के अंदर, और इज केप्ट एट ए यूनिट पोटेंशियल व्हाइल द पोटेंशियल ऑन S2 इज 0। ये कहता है कि S1 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो A यूनिट की है, जबकि S2 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितनी है, 0। समझ आ गया? A यूनिट की पोटेंशियल है S1 के ऊपर और S2 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितनी है, 0 है। लेट ए बी द डिनोट द करेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ S1। हमने सपोज कर लिया कि जो ये मान लिया कि S1 है और ये मान लिया क्या है, S2 है। S1 कंटेन है ना S2 के अंदर, तो S1 की जो ये लेंथ है, करेक्टरिस्टिक लेंथ है, यानी बाउंड्री टू बाउंड्री कितनी ले ली हमने, A ले ली। फिर उसके बाद क्या कहा इसने कि B इज डिनोट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ S2, ए पॉइंट ऑफ S2। ये कहता है कि S1 और S2 के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो हमने कितनी मान ली, B मान ली। B मान ली हमने S1 और S2 के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली, B मान ली। सरफेस के बीच में है ये, क्लियर? दो सरफेसेस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमने B मान ली। कोई ज़रूरी नहीं है जो हमें फिगर में दिखाई दे कि वही हमारा, जैसे कि फिगर में तो ये दिखाई दे रहा है कि ये मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन ये फिगर है ना 2 डायमेंशन फिगर है हमारे पास है, और हमें शो क्या करना, 3 डायमेंशन को। तो 3 डायमेंशन को जब हम 2 डायमेंशन में शो करते हैं तो हमें जो एक्चुअली में दिखाई देता है वो नहीं होता। तो देयरफॉर ये जो B है वो मिनिमम डिस्टेंस है, एक्चुअली में ये मिनिमम डिस्टेंस इसमें लग नहीं रही। समझ आ गया? एज वी नो दैट द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इन द रीजन बिटवीन S1, S2 एंड S1। ये कहता है कि हमारे पास एक इंटीग्रल फार्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किसके बीच में, S2 एंड S1 के बीच में। ये वो फार्मूला होता है। क्लियर होगा? तो F ऑफ P इज इक्वल टू GP इंटू में सिग्मा Q ds। यदि हम S1 सरफेस ले रहे हैं तो S1, और अगर S2 सरफेस ले रहे हो तो यहाँ पे S2। फिर ये कहता है कि इन द टर्म ऑफ ग्रीन फंक्शंस G एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पे सिग्मा है और G क्या है, यहाँ पे ग्रीन फंक्शन है। फिर ये कहता है कि जो S1 के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस हैं उसको हम क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। यदि हम S1 के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन होती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, यदि हम न्यूमेरिकल्स के अंदर S1 के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है उनको अप्लाई करेंगे तो कहता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ टू सोल्व द इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को सोल्व करेंगे बाय कंजर्वेशन मेथड। लेट अस राइट GPQ एज द सम ऑफ फ्री सरफेस। ये कहता है कि जो ग्रीन फंक्शन है S1 और S2 के बीच में, तो कहता है कि हमने सपोज कर लिया वो ग्रीन फंक्शन है, दो फंक्शन में ब्रेक हो गया। कौन से फंक्शन में ब्रेक हो गया, G0 और G1 में, यानी G की वैल्यू क्या आएगी, G0 प्लस का G1। समझ आ गई बात है? फिर वी हैव, तो अगर G की वैल्यू ये होगी तो G की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर ये कहता कि इफ़ द कंडक्टर S2 आर एब्सेंट। ये कहता कि सिर्फ हमारे पास एक ही, अगर आपके पास एक ही सरफेस हो, अगर आपके पास एक ही सरफेस हो तो ये जो फ्री स्पेस होगा ये नहीं होगा। फ्री स्पेस नहीं होगा इसका मतलब G1 नहीं होगा। अगर G1 नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया ख़त्म। तो देयरफॉर ये कहता है कि जो ये राइट हैंड साइड ऑफ 3 है, ये एक्चुअली में गलत लिखी हुई लेफ्ट हैंड साइड आएगी है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है 3 की, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ कौन सा रह जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल रह जाएगा। देखो ध्यान से, देन वी हैव ओनली द फर्स्ट इंटीग्रल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे ऑफ द 3 कि 3 की सिर्फ हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल ही रह जाएगा। अगर आपके पास S2 एब्सेंट होता है तो यहाँ पे G1 नहीं होगा, G1 नहीं होगा तो सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल होगा। फिर ये कहता है दस द सेकेंड इंटीग्रल। तो देयरफॉर जो सेकेंड इंटीग्रल है वो क्या है, ये कहता है कि सेकेंड इंटीग्रल जो S2 है उसका इफेक्ट है S1 के ऊपर, कि S2, देखो ध्यान से, S2 सरफेस होगा तो G1 होगा, G1 होगा तो इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज तो ये इतनी बनेगी। समझ आ गया? तो G1 मतलब कि जो सेकेंड इंटीग्रल है वो क्या हुआ,
S2 का इफेक्ट हुआ, S2 का क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, किसके ऊपर, S1 के ऊपर। उसके बाद देखो बेटा स्पेशल केस, वी कैन इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट ए। ये कहता है कि हम ए एक ऐसा कांस्टेंट सपोज कर लें कि G1 की वैल्यू G2 के अंदर A प्लस करने पर आए। बात समझ में आ गई, G2 की वैल्यू A प्लस करने पर G1 आए, ऐसा हमने कांस्टेंट A कंसीडर कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया अपनी तरफ से। तो G1 की वैल्यू ये हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 का जो राइट हैंड साइड था यानी लेफ्ट हैंड साइड था, उसमें जहाँ पे यहाँ पे G0 था, यहाँ पे G1 था, तो G1 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली A प्लस का G2। उसके बाद इस इंटीग्रेशन को हमने क्या कर लिया, अलग सोल्व कर लिया। और ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है a इंटू में दिस, इसको ले गए राइट साइड में, तो दिस इज इक्वल टू कितना था, 1 था, तो इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस का a इंटू में दिस आ गया, G0 प्लस का G2 आ गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद ये किया कि इस पूरी टर्म से डिवाइड करवा दिया। यदि हमने इस पूरी टर्म से डिवाइड करवा दिया इस साइड, इसको इधर ले आए डिवाइड करके, तो उधर 1 बचेगा, तो ये हमने इधर डिवाइड करवा रखा है। फिर हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसने कंसीडर कर लिया कि जो सिग्मा p 1 माइनस का a सिग्मा p ds S1, इसको सिग्मा डैश p कंसीडर कर लिया। समझ आ गया, सिग्मा डैश p कंसीडर कर लिया इस चीज़ को। तो यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से सिग्मा p की वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा p की वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, और सिग्मा p की वैल्यू इस टाइप से आ गई, तो सिग्मा डैश p की वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। समझ आ गया, इसको उधर लेके ना एडिशन में हो गया ये। अभी कहता है कि इंटीग्रेशन कर दो ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो आपको करना आता है और कॉमन भी लेना आता है। उसके बाद यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालेगा ये। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इसकी मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म इसके जाकर के डिवाइड में हो जाएगी, ये हो गई, और उधर बच गया ये वाली चीज़। उसके बाद दिस इज इक्वल टू ये बन गया, इधर को ये लिख लिया। तो ये कहता है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, कहते हैं कि ऊपर वाला हमने जितना भी डिस्कशन किया है कि वी हमने क्या कंक्लूड निकाला है कि जो इक्वेशन नंबर स्टार थी, ये इक्वेशन नंबर स्टार थी, ये कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ द डेंसिटी सिग्मा डैश, कि इस पूरे को हम सिग्मा डैश की टर्म में लिख सकते हैं। क्यों, सिग्मा डैश की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली ये वाली, तो ये भी सिग्मा डैश हो जाएगा, ये भी सिग्मा डैश हो जाएगा। देखो इस टाइप से होंगे ना, ये भी सिग्मा डैश क्यू हो गया, ये भी सिग्मा डैश क्यू हो गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है वो स्टार कुछ इस टाइप की दिखेगी, यहाँ से ये इस टाइप की दिखेगी, तो ये डेंसिटी सिग्मा डैश में आ गई। अब यहाँ से क्या कहता है ये, वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6 थे, कि जो इक्वेशन नंबर 6 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने ऑब्टेंड की है स्टार से ही ऑब्टेंड की है। फिर ये कहता है कि ये क्या है, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर ऑफ सिग्मा अपसाइलन का स्क्वायर। ये अपसाइलन स्क्वायर का ऑर्डर है, ये कैसे है, क्योंकि जो G2 है वो ऑर्डर ऑफ ए ही है। देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ ए ही है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ ए ही लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सोल्व वगैरह करने के बाद जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो किसका ऑर्डर बनेगी, सिग्मा का ही ऑर्डर बनेगी। समझ आ गया, क्योंकि ये सिग्मा का ऑर्डर है G2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बनेगी, सिग्मा स्क्वायर का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये आ गई यहाँ तक। उसके बाद ये कहता है कि इसको अब हम सपोज करेंगे, इसको तो C सपोज कर लिया, इसको C नोट सपोज कर लिया, हाँ इसको सपोज कर लिया C नोट, और इसको ये भी C नोट हो गया और ये C हो गया, C नोट प्लस का 1 C इज इक्वल टू C नोट डिवाइड बाई 1 प्लस का A इंटू में C नोट, ये आएगा C इज इक्वल टू C नोट प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस का A इंटू में C नोट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हम C डिवाइड बाई C नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाओ, ले गए, इसको पावर में ऊपर जाकर के माइनस का 1 लिख लिया और इस सीरीज को खोल दिया। सीरीज को खोल लेंगे, ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा, सिग्मा अपसाइलन का स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। समझ आ गया, ये आपके पास क्या थे, ये एप्लीकेशंस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी।